दोस्तों, आज हम लोग जो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ पाठ एक राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 2 पाठ किताब 2 का अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत निम्न विषय सूची है। पहला है हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, जो कि किताब जो है हमारा स्वतंत्र भारत की राजनीति में पढ़ना है हम लोगों को, जो उसकी विषय सूची हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग को पहला चैप्टर जो है वह राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, जिसके अंतर्गत जो है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जब देश आज़ाद हुआ था, तो उसे हम लोग कहते हैं नेहरू जी ने संविधान सभा में जो संबोधित करते हुए एक प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसे भाग वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट यानी कि सौभाग्यशाली दुल्हन का मिलन से मिलन, जो भाग वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। यह जब पूरा विश्व सो रहा था, तो उस समय 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और उस समय यह जो है संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक प्रसिद्ध भाषण दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसे जो है भाग वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट कहा जाता है। जो लंबी जो गुलामी, जो 200 वर्षों की गुलामी थी, उससे जो है छुटकारा मिली थी, इसलिए वह दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था और उस भाषण को विशेष नाम से जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग, आज़ादी के बाद किन 2 बातों पर सबकी सहमति बनी थी? तो आज़ादी के बाद जो 2 बातों पर सहमति बनी थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि भारतीय नेताओं का यह बिल्कुल जो है साफ साफ नज़रिया था कि शासन जो है वह लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। यानी कि शासन जो है जो राजशाही या जो कुछ लोगों के द्वारा था वैसा नहीं, बल्कि वह बिल्कुल जो है जनता के मर्जी के हिसाब से चलाया जाएगा, जनता के हित के लिए चलाया जाएगा। तो शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, सरकार का चुनाव होगा और सरकार जो है वह सभी के भले के लिए काम करेगी। यानी कि सरकार में उपस्थित जितने भी लोग थे, यानी कि उन सब लोगों का एक मत था कि वैसी सरकार जो है नियम बनाएगी, वैसे जो है योजनाओं को बनाया जाएगा, जिसमें कि सरकार जो है सबके भले की बात करेगी, सभी तबकों को लाभ हो, चाहे वह तबका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी धर्म या जाति के धर्म के लोग हों, उन सभी को मानने के लिए जो है वह काम करेगी, उनके विकास के लिए काम करेगी। उसके बाद का एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, वह 1947 का साल कैसा था? तो 1947 का साल जो है बहुत ही त्रासदी भरा था, दुखद साल था भारत के लिए, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था तो वह जो है 2 राष्ट्रों के रूप में उसकी आज़ादी मिली थी और भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हो गया था। इसलिए हिंसा और विस्थापन की त्रासदी से भरा साल था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम के बीच अनेक भयानक दंगे हुए और उसके परिणाम में बहुत सारे लोग मारे गए थे। हिंसा हुई, इतनी ज़्यादा हिंसा हुई थी कि लगभग 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे, जबकि 80 लाख से अधिक लोग जो है विस्थापित हुए थे। यानी कि अपने घर बार को छोड़ करके एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा था। उन्हें तो आज़ादी के दिन तक यह पता नहीं था कि वह किस देश के निवासी हैं। लाखों लोग मारे गए, बेघर हुए, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी उस कालखंड में 1947 में। उसके बाद हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी? तो राष्ट्र निर्माण की प्रमुख जो चुनौती थी वह थी एकता के सूत्र में बांधे रखना। यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह कि राष्ट्र निर्माण जब हुआ था, यानी कि देश जब आज़ाद हुआ था, तो उसके सामने क्या समस्याएं आई थी? तो सबसे प्रमुख चुनौती जो थी वह थी एकता के सूत्र में बांधे रखना। भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ देश था, जहाँ विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न सांस्कृतिक संरचनाओं वाले लोग रहते थे। दूसरा था लोकतंत्र स्थापित करना और तीसरा था सारे समाज का भला करना। यानी कि एकता विविधताओं से भरे हुए देश में किस प्रकार से लोगों को एकजुट रखा जाए, लोकतंत्र कैसे स्थापित किया जाए और समाज में रहने वाले सभी तबके के लोगों को किस प्रकार से जो है भला किया जाए, यही थी सबसे बड़ी चुनौतियां उस समय के नेताओं को, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ करके ये आज़ादी पाए थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। और इसके लिए जो उस समय के जो नेता थे वो अथक प्रयास किए और प्रयास के बल पर जो है वो जो है इसे प्राप्त किए। उन्हें डर लगता था कि कहीं यह जो है
भारत पाकिस्तान या छोटी छोटी जो रियासतें यहाँ पे हैं वो सारे रियासतें जो हैं वह बढ़ जाएगी और भारत की एकता और अखंडता नष्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अनेक क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है अलग अलग तरह के थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में राष्ट्र भावना का संचार था। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने इस प्रकार से लोगों को जो है वह जागृत किया था कि देश की अखंडता और एकता पर किसी प्रकार का कोई जो है प्रभाव न पड़े या किसी प्रकार का कोई हमला नहीं हो। सारे लोग मिल करके देश को एक सूत्र में बांधे रखा और लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार से की जाए इसके लिए आगे कार्य किया। जो हिंसा और विस्थापन या जो लोग हिंसा में मारे गए या शरणार्थी के रूप में भारत में आए, उन लोगों के साथ भी किस प्रकार से कार्य किया जाए, उन्हें किस प्रकार से अपना बनाया जाए, उन्हें किस प्रकार से भला किया जाए, इसकी भी जो है उस समय भरपूर कोशिश की गई कि किसी प्रकार का कोई जो है उनके साथ समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो लोकतंत्र को स्थापित करना एक प्रमुख कार्य था, किसके जरिए वे जो है चुनाव करवाना चाहते थे और चुनाव करवा करके लोकतंत्र बहाल करने की बात कही गई थी। और वैसा विकास की योजना बनाना जिससे कि सारे समाज के लोगों का भला हो सके, समाज के सभी लोग जो है वह निश्चित रूप से उस कार्य को करने के लिए सफल हो सके, सारे कार्य को कर सके। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे दो राष्ट्र का सिद्धांत क्या है। तो दो राष्ट्र का सिद्धांत जो है यह मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था 1906 ईस्वी में। जब यह मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो उस समय इसका उद्देश्य था मुसलमानों के हितों की रक्षा करना और देश में देशभक्ति की भावना को जागृत करना, ताकि अंग्रेजों के विरुद्ध जो है उन्हें जो है हथियार के रूप में उपयोग किया जा सके। मुस्लिम लीग के द्वारा ही दो राष्ट्र के सिद्धांत को दिया गया था। इसके तहत कहा गया था कि इंडिया दो कौमों का देश था। इन्होंने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी और उनका कहना था कि भारत में दो संप्रदाय के लोग रहते हैं, हिंदू और मुसलमान, जो कभी दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए दो अलग राष्ट्र बनने चाहिए। जबकि कांग्रेस ने इसका जो है पुरजोर विरोध किया था। मुस्लिम लीग जो 1906 में स्थापित हुई थी, इसका उद्देश्य तो कुछ और था, लेकिन आज़ादी के तक आते आते इसके उद्देश्य बदल गए। अब आगे हम लोग टॉपिक देखते हैं, विभाजन में आई मुख्य समस्या क्या थी। तो विभाजन में आई मुख्य समस्या थी मुस्लिम पूरे देश में जो है वह उपस्थित नहीं थे। मुस्लिम जो है वह सभी जगह छिटपुट रूप से बटे हुए थे, जिसे बांटना समस्या था। ऐसे दो इलाके थे जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे और दोनों इलाका को मिलाकर जोड़ना मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये दोनों इलाके, एक पश्चिम था तो दूसरा पूरब में थे, जो आज के समय में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। सभी मुस्लिम पाकिस्तान जाने को भी तैयार नहीं थे। पंजाब और बंगाल के कुछ ऐसे इलाके थे जहां मुस्लिम बहुत ज़्यादा थे, या फिर ज़िले के आधार पर बंटवारा जिसे किया गया। तो पंजाब और बंगाल का विभाजन किया गया कि पंजाब और बंगाल में दोनों लोगों की उपस्थिति ज़्यादा थी। इसके अलावा समस्या थी अल्पसंख्यकों की, यानी कि उस क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यकों की क्या होगी। जिस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अगर हिंदू अल्पसंख्यक है तो उनकी क्या होगी स्थिति, या फिर हिंदू बहुल क्षेत्र में रहने वाले मुसलमानों की क्या स्थिति होगी, वो किस प्रकार से रहेंगे या उनके विस्थापन किस प्रकार से होंगे। और इसके लिए जो है चंद घंटों में देश खाली करने की भी समस्या थी। लोगों का कहना था कि जितना जल्दी हो सके खाली कर दे, क्योंकि उस समय जो है सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे और इसमें लोग जो है एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। इसके बाद है विभाजन के क्या परिणाम हुए। तो विभाजन के परिणाम क्या हुए, सांप्रदायिक हिंसा हुई, यानी बड़े पैमाने पर जो है वह हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जो है दंगे हुए। हिंदू और मुसलमान जो एक साथ दोनों आज़ादी के समय रह रहे थे, आज़ादी के पहले अचानक से एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे, एक दूसरे को मारने काटने लगे। अचानक से जिनका घर जो था वह उनका घर अब अपना घर नहीं रहा और वे पराए हो गए अपने ही देश में। अचानक से स्थानांतरण हो गया।
मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा उन्हें। महिलाओं के साथ स्थिति और बद से बदतर हो गई। बलात्कार, हत्या और जबरन शादी जैसी बातें की गई। संपत्ति का भी बंटवारा हुआ। लगभग 80 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। तो इस प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा के कारण जो है बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। महिलाओं के साथ तो और भी ज़्यादा समस्या हो गई और 5 लाख से अधिक लोग जो है वह मारे गए। अब देखते हैं आज़ादी के जश्न में गांधी जी जो है वह हिस्सा नहीं लिए, और इसलिए हिस्सा नहीं लिए कि महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि देश में हिंसा हो रही है और इस हिंसा में आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। महात्मा गांधी जो है देश में हो रही हिंसा से दुखी थे। वो उन दिनों कलकत्ता में थे। कलकत्ता में एक जगह था नोआखली, जहाँ पे हिंसा बहुत अधिक हो रहे थे, सांप्रदायिक दंगे। उस जगह वह रोकने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने सबों से हिंसा रोकने की अपील की। फिर दिल्ली में आए गांधी जी। 1948 ईस्वी में उन्होंने उपवास भी रखा। उनके उपवास से हिंसा और तनाव तो कम हुए, लेकिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। उन्हें लगता था नाथूराम गोडसे को कि वह केवल और केवल मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं और हिंदुओं के साथ जो है वह अन्याय कर रहे हैं। इसी कारण वह उग्र होकर के महात्मा गांधी के साथ जो है बुरा बर्ताव किया और उनकी हत्या कर दी। अब आगे हम लोग देखते हैं रजवाड़े। जो उस समय आज़ाद जब हुआ था भारत, तो उस समय रजवाड़ों की संख्या भारत में लगभग 565 थी। तो ब्रिटिश इंडिया जो थी, यानी कि जो उस समय का भारत था, उसे ब्रिटिश इंडिया के रूप में अगर हम कहें तो उसमें 2 तरह के क्षेत्र थे। एक था अंग्रेजों के प्रभुत्व वाला भारतीय प्रांत, तो दूसरा था देसी रजवाड़े। अंग्रेजों के प्रभुत्व वाले राज्य का मतलब था कि अंग्रेजों का सीधा सीधा वहाँ शासन था, जबकि देसी रजवाड़े वैसे राज्य थे जहाँ राजाओं द्वारा शासन होता था, लेकिन वे ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे। यानी कि ब्रिटिश शासक जो है वह राजाओं के द्वारा जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ शासन करते थे, और कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ अंग्रेज जो है सीधा सीधा जो है वह राज्य करते थे। तो इस प्रकार से ब्रिटिश इंडिया 2 भागों में बटा हुआ था, और रजवाड़ों के अपने क्षेत्र में यानी कि भारत या पाकिस्तान में मिलाने की बात जो है वह एक बहुत बड़ी जो है समस्या बन गई थी। अब यहाँ हम लोग एक प्रश्न देखते हैं, रजवाड़ों की समस्या क्या थी। तो देश में हम लोग पहले ही चर्चा किए हुए कि 565 रियासतें थीं। ऐसे में देश के टूट जाने का खतरा था, क्योंकि अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश प्रभुत्व के बाद रजवाड़े भी आज़ाद हो जाएंगे। यानी कि जो राजा होंगे, रजवाड़ों की जो संख्या थी 565, वह स्वयं में आज़ाद हो जाएंगे और उन्हें अपनी मर्जी होगी कि या तो वे भारत में रहें या फिर पाकिस्तान में रहें या फिर अपने आप को स्वतंत्र अस्तित्व बना करके रहें। और यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने का ऐलान कर दिया। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने भी घोषणा कर दी, और इस तरह से देश को खतरा आ गया कि देश के सामने जो है वह एक बहुत बड़ी समस्या थी कि देश की एकता और अखंडता जो है वह खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, और देश जो है वह टुकड़े टुकड़े में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि अंग्रेज अंततः जाते जाते भी फूट डालने का प्रयास किया कि भारत की एकता और अखंडता खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, और पूरा देश जो है वह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वह है रजवाड़ों के विलय में पटेल जी की भूमिका। पटेल जी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाते हैं, जिसे लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, या उस समय भारत के तत्कालीन गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देसी रजवाड़ों की समस्या को देखकर जो है वह एक जो है अथक प्रयास किया, अपने तरफ से भरपूर प्रयास किया कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे जाए। देश में रजवाड़ों की समस्या को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि उनका देश टूट जाएगा। ऐसे में वल्लभ भाई पटेल ने अपनी समझदारी दिखाई और रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी किया। उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाया। इसके बदले में कूटनीतिक वार्ताएं हुई ताकि जो है किसी भी तरह से देश को अपने क्षेत्र में मिलाया जा सके और देश की एकता और अखंडता को बचाई जा सके। 565 रियासतों में से 4 रियासतें ही समस्या बनाई। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि यह क्या स्थिति उत्पन्न हुई। 565 में से जो 4 थे जो देश के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जो है वह हस्ताक्षर नहीं कर पाए। वो कौन कौन से थे? मणिपुर थे, जूनागढ़ था,
तो ये सब समस्या बन गई। नागपुर अधिवेशन के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। यहाँ कांग्रेस ने यह माना था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। आज़ादी के बाद स्थिति बहाल हुई, लेकिन यह बदली हुई स्थिति थी और देश का बंटवारा हो गया। नेताओं को ऐसा लगा कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनः बंटवारा होगा तो देश में अव्यवस्था फैलेगी, देश के टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए सरकार जो है ऐसी फैसला लेने से डर रही थी। इन सब समस्याओं के बीच जो है अचानक से जो है वह भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात को व्यवस्था पूर्वक जो है नेताओं को मानना पड़ा और भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, वह बना आंध्र प्रदेश। पुराने मद्रास में तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध उठा। मद्रास में वर्तमान के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक राज्य शामिल थे। यानी कि उस समय का जो मद्रास था उसके अंतर्गत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक राज्य हैं। यह विशाल आंदोलन आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर था। तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर आंध्र प्रदेश बनाया जाए, ऐसा लोगों का कहना था। पोट्टी श्री राम लुल्लू अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले गए और यह दक्षिण भारत का क्षेत्र था। 56 दिनों तक पोट्टी राम लुल्लू जो है भूख हड़ताल पर रहे और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात हिंसक आंदोलन हुए। घटनाएं जो है लोगों को सड़क पर ला दिया और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। अंत में नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश की बात मांग ली और राज्य ने पुनर्गठन आयोग 1953 बनाया और 1956 में अधिनियम पास हुआ, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश भाषा के राज्य पर बनने वाला पहला राज्य हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग तथा इसकी सिफारिशें। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना, जबकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ और इसने अपनी सिफारिशों में मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कर दिया जाना चाहिए और जिसके अंतर्गत पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश 1956 में। किन 4 राज्यों के विलय में, रियासतों के विलय में दिक्कत आई? कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद और जूनागढ़, जिसमें सबसे ज़्यादा समस्या कश्मीर और हैदराबाद के साथ आई। मणिपुर में लोकतांत्रिक तरीके से जो है बहाल हो गई। जूनागढ़ भी कुछ जो है समस्याओं के साथ भारत में मिल गया, लेकिन कश्मीर के साथ बहुत ज़्यादा समस्या हुई। कश्मीर के विलय में दिक्कत क्या हुई? कश्मीर के राजा हरि सिंह जो है इसे स्वतंत्र रखना चाहते थे। पाकिस्तान कश्मीर को अपना मानता था और उसे अपने में शामिल करना चाहता था। पाकिस्तान ने दबाव भी बनाया और कश्मीर में अपनी सेना भेज दी, यह सोचकर कि वहाँ के मुस्लिम जनसंख्या उनका साथ देगी। फिर वहाँ के राजा ने भारत से मदद मांगी और भारत ने मदद की इसी शर्त के साथ किया कि कश्मीर रियासत को भारत में मिलाया जाए। तो कश्मीर को विशेष अधिकार दे करके भारत जो है लचीला रुख अपनाया और भारत को में कश्मीर को मिलाया और यह जो है आज भी एक विवादास्पद क्षेत्र बना हुआ है। अब आगे देते हैं हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किस प्रकार से हुआ। तो हैदराबाद के राजा को निजाम कहा जाता था और वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में उसका शुमार होता था। वो किसानों और महिलाओं का शोषण करता था। निजाम के खिलाफ लोगों ने जो आंदोलन किया और निजाम ने उस आंदोलन को कुचलने के लिए अपने गुंडे जो उनके सैनिक थे रजाकार उसे भेजे। रजाकार बहुत ही सांप्रदायिक थे और गैर मुसलमानों को अपना निशाना बनाने लगे। रजाकारों ने लूटपाट मचाई, हत्या बलात्कार पर उतारी हो गए। फिर भारत ने अपनी सेना भेजी और सेना भेजकर उनके जो है सैनिकों को हराया और इस प्रकार से अंततः हैदराबाद का विलय हो गया। तो रजाकार जो निजाम का जो सेना था उसे कहते थे और वह अव्वल दर्जे का जो है सांप्रदायिक था। वह भारतीय लोगों के साथ वह बुरा व्यवहार किया, गैर मुसलमानों के साथ वह ज़्यादा हिंसक जो है हिंसा पर उतारू हो गए, हिंसक प्रवृत्ति अपनाया। इससे जो है भारतीयों ने सेना भेज करके भारतीय नेताओं ने उसे हैदराबाद को अपने क्षेत्र में मिला लिया। आधार पर नए राज्य का निर्माण हुआ, उसमें देखें आप लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मणिपुर का विलय, रियासत का विलय कैसे हुआ। तो मणिपुर के राजा जो बोधचंद सिंह थे वो भारत के साथ तो विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर तो कर दिए, इसके बदले में उन्होंने सरकार से यानी कि भारत सरकार से मांग की कि स्वायत्तता हमें कुछ मिलनी चाहिए, अर्थात सरकार से वो स्वायत्तता बरकरार रखने का आश्वासन मिला। मणिपुर भारत का ऐसा पहला राज्य है जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग
जून 1948 ईस्वी में किया गया था। यानी कि पहली बार जो है मताधिकार का प्रयोग चुनाव के बाद यानी कि स्वतंत्रता के बाद हुआ था। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर का विलय जो है वह भारत में हो जाए, लेकिन वहां की जनता यह नहीं चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो। मणिपुर का विलय भारत में तो हो गया, लेकिन आज भी वहां की जनता इस बात से खुश नहीं थी कि मणिपुर का विलय हो जाए, और इसी कारणवश आज भी कुछ समस्याएं वहां देखने को मिलती है। तो प्रश्न आता है कि भारत में पहला वह कौन सा क्षेत्र था जहां चुनाव हुए थे या मताधिकार का प्रयोग किया गया था, तो वह है मणिपुर। जून 1948 ईस्वी में हुआ था। विशेष स्वायत्तता के साथ इसे विलय करवाया गया था। अब देख सकते हैं नए राज्यों का निर्माण। 1960 ईस्वी में गुजरात और महाराष्ट्र नए राज्य बने जो बंबई से अलग हुए। बंबई जो पहले एक राज्य था। उसके बाद 1966 ईस्वी में देख रहे हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश नाम के राज्य बने। जो पंजाब एक बड़ा सूबा था, उससे 3 भाग में बने। इस तरह से जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आज के समय में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर जो है पिछले साल जिस घटना के अंतर्गत जो है वह 3 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बदल गए थे। उसके बाद तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र बने और 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बने। जबकि सबसे बाद में जो है वह तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ है 2014 में। तो इस तरह से 2000 तक बिहार से जो अलग हुए झारखंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।